नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज यानी 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और आज के दौर में जब प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के लिए खतरा बन रहा है, कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, इंसानों को कई तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या लगातार भयावह बढ़ रही है, तब हमें जाहिर तौर पर खासकर इस दिन ये जरूरत है समझने की कि हर तरह के प्रदूषण को कम से कम करने, पेड़ लगाने या फिर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए हमें पहले प्रकृति और समाज साथ ही विकास के साथ साथ अपने संबंध को बहाल करना होगा। तभी हम आने वाले कल को बेहतर बना पाएंगे। और इस साल हम देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस का विषय जो है वो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की मरम्मत है। पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया और कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने संदेश में कहा कि जो वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए देश की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और प्रदूषण को कम करने की दिशा में ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ अक्षय ऊर्जा अपनाने के उपाय भारत की तरफ से हो रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक लेख लिखा, उसमें ग्रीनर फॉरेन पॉलिसी की ओर भारत के तेजी से बढ़ते कदमों का जिक्र किया है। आज हम देश देशांतर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो दुनिया के सामने चुनौतियां हैं उन पर और इस दिशा में खास तौर से भारत के जो प्रयास हो रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हैं दिलीप सिन्हा, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन। साथ ही मेरे साथ है आरा रश्मि, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रश्मि साहब, पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। आज मोटे तौर पर जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में कही है, अपने संबोधन में कहीं ना कहीं कही है, पहले मैं उनसे जिक्र करना चाहूंगी, उससे शुरुआत करूंगी। उन्होंने कहा कि जो 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी की आधुनिक सोच है, उन्हें आधुनिक नीतियों से ही कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलनी है। और एक बात का अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने कहा 7-8 साल पहले भारत में एथेनॉल पर चर्चा दुर्लभ थी, लेकिन अब एथेनॉल भारत की 21वीं सदी की प्राथमिकताओं से जुड़ गया है और ये पर्यावरण और साथ ही किसानों के जीवन में भी मदद कर रहा है। तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं देखूं तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो भारत के प्रयास हैं उनमें किन फैसलों को आप महत्वपूर्ण मानते हैं? धन्यवाद प्रीति जी। पर्यावरण का संरक्षण ये प्रकृति और हमारे सामाजिक जीवन के बीच संतुलन पर निर्भर है और इस संतुलन को बनाने के लिए भारत सरकार ने और भारत के समाज ने कई प्रयत्न किए हैं। आप जानते हैं हमारा समाज शुरू से ही एक 3 R's में बिलीव करता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। हम चीजों तो एक हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम चीजों को बर्बाद नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी चीज जरूरी है कि हम रिसोर्स इफिशिएंसी यानी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करें और उसकी खपत इतनी ही करें जितनी हमारी आवश्यकता है, उससे ज्यादा ना करें। लेकिन आप देखें कि अगर विश्व के मुकाबले हमारे भारत के मुकाबले विश्व के बड़े देशों में रिसोर्स का कितना की ज्यादा खपत है, एनर्जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण किया है कि इस सदी की समस्याओं का हल जो है नए तरीकों से निकलेगा। वो नया तरीका यह है कि हम जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनका एक तो इस तरह से उपयोग करें कि वो हमारी जरूरतों के हिसाब से हो और अनावश्यक न हो। लेकिन आज विकसित देशों में जो ऊर्जा की खपत है हमसे कई 15 गुना 20 गुना ज्यादा है, जबकि भारत की आबादी सबसे अधिक है। भारत की ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारी ऊर्जा की खपत वैश्विक खपत से आधी है। और लेकिन हमारी ऊर्जा की खपत बढ़ेगी अगले 10-20 सालों में। हमें तो इस ऊर्जा का जो उत्पादन है और ऊर्जा का जो कंजम्पशन है, इन दोनों में संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि हमें वैश्विक समस्याओं को भी हल करना है। जलवायु परिवर्तन है,
लैंड डिग्रेडेशन की समस्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की समस्याएं हैं, ये वैश्विक समस्याएं हैं। लेकिन हमारे अपने देश की समस्याएं हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समस्या है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार ने जो प्रयत्न किया है वो एनडीसी में हमारा जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है उसमें दिखाया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी कार्बन इंटेंसिटी, हमारी जो जीडीपी है उसकी कार्बन इंटेंसिटी को 35% घटा के 2030 तक ले आए और इसमें करीब 24% घटाव ऑलरेडी हो चुका है। उसी तरह से हमारा लक्ष्य ये है कि हम 2030 तक करीब 2.5 बिलियन टन जंगलों में नया कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, यानी नए पेड़ लगाएंगे या पेड़ों का संरक्षण करेंगे। और सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है उसको इतना बढ़ाएंगे कि हमारी पूरी ऊर्जा की खपत का वो 40% कैपेसिटी नवीकरणीय ऊर्जा से मिले। तो ये कैपेसिटी एडिशन की बात है। अभी डिमांड की बात तो दूर है, डिमांड में हम अभी भी पीछे हैं। लेकिन ये 3 मुख्य उदाहरण हैं जहां पर हम प्राकृतिक संतुलन की बात कर रहे हैं ऊर्जा के संबंध में। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ध्यान आकर्षण किया है इथेनॉल के बारे में। आपने कहा इथेनॉल में हमारी एक नीति और पहले से है कि हमारी जो पेट्रोल और डीजल जो गाड़ियों में खपत होती है उसमें 10% इथेनॉल मिलाया जाएगा, ये नीति है। तो ये लेकिन अभी वो 3% से ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें इस दिशा में प्रगति करने की आवश्यकता है। और तीसरा है लैंड डिग्रेडेशन। प्रधानमंत्री जी ने रखा है भारत के सामने कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स 2030 तक रेस्टोर करेंगे, यानी जो हमारे जंगल मरुस्थल बन रहे हैं या जंगल कट रहे हैं या जमीन खराब हो रही है, उस जमीन के अवक्रमण को हम घटाएंगे। तो जलवायु परिवर्तन, इथेनॉल यानी तेल की जो कंपोजिशन है उसको बदलना और लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना, ये 3 बड़े-बड़े लक्ष्य हमारे सरकार ने रखे हैं और इनमें काफी प्रगति हासिल हुई। जी रश्मि सर, आपने मोटे तौर पर बातें बताई हैं, थोड़ा बारीकी में हम उनकी डिटेल में आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिलीप सिन्हा सर, मैं जो और बातें प्रधानमंत्री ने भी कही और जो हम वैश्विक विजन की बात अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर करेंगे तो 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की जो हमारी क्षमता है उसमें 250% से अधिक की बढ़ोतरी होना। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 देशों में है और इसमें भी जो सौर ऊर्जा की यानी जो सोलर एनर्जी है उसकी क्षमता को बीते 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ाया गया है। साथ ही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के विजन को साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल, इन तमाम अगर कोशिशों को हम देखें तो क्या आप मानते हैं या क्या हम कह सकते हैं कि भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, भारत ने हमेशा अपनी जिम्मेवारी समझी है। विश्व के जलवायु परिवर्तन का जो क्लाइमेट एक्शन जो है ग्लोबल, उसमें भारत का क्या योगदान होना चाहिए। और यही कारण है कि ये जो जर्मनी में एक संस्था है जिसे कहते हैं न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जो एक ट्रैकर बनाता है जिसने कहा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, उसने कहा है कि G20 देशों में भारत का जो नेशनली डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन है, एनडीसी जिसे बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत, वो सबसे ज्यादा एम्बिशियस, सबसे ज्यादा कारगर और मजबूत है। भारत का जो लेजिटिमेट शेयर होना चाहिए विश्व के सर्जन में, उसकी दृष्टिकोण से। और भारत का जो कार्यक्रम है वो जो पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य है 2 डिग्री बढ़ने का टेम्परेचर का, उसके अनुकूल है और बल्कि 1.5 डिग्री के भी रास्ते पर ठीक चल रहा है। तो ये जो मूल्यांकन है भारत के योगदान का, वो अब सही हो रहा है। और ये इसी बात का नतीजा है कि भारत ने इस दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाए हैं, जो आपने बताया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और अन्य कार्यक्रमों में। तो ये समझ अब जो विश्व के जो संस्थाएं हैं वो समझ रही हैं कि भारत का योगदान मजबूत रहा है और भारत इसमें न केवल अपने देश के अंदर कार्यक्रम कर रहा है, बल्कि जैसा आपने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में और जो डिजास्टर रेजिलियंस का जो कार्यक्रम है, उसमें भारत विश्व में भी अपना योगदान देना चाहता है कि विश्व के अन्य देशों को भी सहायता मिल सके, ताकि वो भी इस दिशा में आगे बढ़ सके, भारत की जो भी योगदान हो सकता है उसे लेकर। इसलिए
ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि भारत का योगदान अब दुनिया को समझ में आ रहा है और वो उसकी प्रशंसा भी हो रही है। बिल्कुल से नजर। लेकिन रश्मि सर, इसी बीच जो बातें हैं वो चैलेंजेस को लेकर एक बार फिर आ जाती है। ठीक है, भारत का योगदान है और हम बहुत ही सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन रश्मि सर, क्या आप मानते हैं कि जो चैलेंजेस हैं वो और ज्यादा बड़े हैं? क्योंकि जब हम मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें किस तरह से जो भारत के कई शहर हैं उनका नाम है, आबादी हमारी बहुत बड़ी है, देश हमारा बहुत बड़ा है। क्या आप मानते हैं कि चैलेंजेस जो हैं वो भी काफी बड़े हैं हमारे सामने? तो क्या हम माने कि जो गति होनी चाहिए वो गति ठीक, या अभी भी ऐसे कौन सी चुनौतियां हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? जी, पर्यावरण में कई तरह की समस्याएं हैं। पहला तो ये ऊर्जा की खपत की समस्या है, जिसके चलते प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। दूसरा है पोल्यूशन का, प्रदूषण का, जो कि डस्ट है, टॉक्सिक गैसेस हैं या वेस्ट का। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इनको उसी तरह से उस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। तीसरी बड़ी समस्या हमारी पानी की है। पानी की स्केर्सिटी हमारी बढ़ती चली आ रही है। जितनी हमारी खपत है उतना हमारे पास संसाधन नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन की समस्या है, जमीन हमारी, सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है। तो ये अलग अलग समस्याएं पर्यावरण की, तो ये सारी समस्याओं पर अलग अलग तरह से विचार होना है। अभी हमारी पूरी वैश्विक जो फोकस है वो क्लाइमेट चेंज पर ही है, लेकिन इसके अलावे जो रिसोर्स एफिशिएंसी है, रिसोर्स कंजम्पशन है, तरह तरह के रिसोर्स का, सॉइल, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, इन सबों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। तो भारत में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऊर्जा पर ही काम कर रहे हैं। अन्य विषयों, प्रदूषण के संबंध में भी भारत सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बना हुआ है, जिसमें करीब 108 जो शहर हैं उनको शामिल किया गया है, और उसमें से जो 40 जो 10 लाख से ज्यादा बड़े आबादी वाले शहर हैं उन पर फोकस किया जा रहा है, ताकि उनका जो प्रदूषण का जो लेवल है वो घटाया जाए, कम से कम 30% घटाया जाए 2030 तक। और इसके लिए कई सारे काम करने होंगे। इसके लिए हमें अपने वेस्ट मैनेजमेंट की पद्धति को बदलना होगा। हमें ये इंश्योर करना होगा कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, जहाँ जिससे डस्ट पैदा होता है, उसको हम कंट्रोल करें, उसके नियमों का पालन करें। हम अपनी ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं, और साथ साथ ये जो हमारी टॉक्सिक जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। तो इस पर कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे लाइवलीहुड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इसलिए साथ साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हम प्रदूषण को घटाने के लिए इकोनॉमिक लाइवलीहुड्स को नहीं छीन सकते। तो इस तरह से हमें सारे राज्यों को इस तरह से कदम उठाने पड़ेंगे कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वहां पर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर रेगुलेशन लगे और उन्हें एनवायरमेंट फ्रेंडली इक्विपमेंट लगाएं। उनका कैपिटल कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन उसके लिए उन्हें मदद की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज के मामले में सबसे बड़ी समस्या हमारी यह है ऊर्जा के संबंध में कि हम ऊर्जा की का जो स्टोरेज है उसका सिस्टम हमारे पास अभी तक नहीं है। सोलर ऊर्जा तो अब हम पैदा कर लेते हैं। सोलर ऊर्जा में जैसा आपने बताया, हम विश्व के 5वें सबसे बड़े देश हैं, और पिछले 7 सालों में हमने करीब 10 गुना बढ़त हासिल की है इसमें। और सोलर ऊर्जा का जो कॉस्ट है वो आज कोयले के बराबर है। इसका मतलब कोयले का भविष्य निश्चित है। करीब 10 सालों से अधिक 15 सालों में कोयले से आधारित जो एनर्जी हो रही है, उत्पादन हो रहा है, वो लगभग स्टेबलाइज कर जाएगा, बढ़ेगा बिल्कुल नहीं, और वो घटाव की तरफ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम एनर्जी को स्टोर कैसे करें, क्योंकि हमारा जब पीक बढ़ता है एनर्जी का कंजम्पशन का, उस समय हमें सिस्टम ऐसा चाहिए जो एनर्जी की पीक को मीट करे। उसके लिए हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, या कोल प्लांट्स हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी है, यही संसाधन हमारे पास है। तो एनर्जी की स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बड़ी समस्या है अभी हमारे सामने, इस पर काम करना है। और साथ साथ आखिरी बात यह है कि इंडस्ट्रीज में हमारी जो ऊर्जा की जो खपत है उसे अगर हम घटाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड घटाने के लिए, तो फिर उन्हें उसका वैकल्पिक साधन देने होंगे, और इसके लिए हमें हाइड्रोजन की व्यवस्था करनी होगी।
तो हाइड्रोजन इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ हमें बढ़त हासिल करनी है इस बजट में। और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हमने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन स्थापित किया है। वो इसीलिए है ताकि हम उद्योगों को इस तरफ नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने में मदद कर सके। बिल्कुल। और सिन्हा सर, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और विश्व इन चीजों को हम समझने की कोशिश करें, तो जैसा आपने भी कहा कि G20 देशों की जब हम बात करते हैं तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस एग्रीमेंट के जो कमिटमेंट्स हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ रहा है। जब भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात आती है तो विकसित और जो विकासशील देश हैं उनके बीच की खाई का भी जिक्र जरूर होता है, और ये बात आती है कि जो विकसित देशों को जो कोशिशें करनी चाहिए उस तरह की कोशिशें उनकी तरफ से की नहीं जा रही हैं, और अब हम बढ़ रहे हैं COP26 की तरफ। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, आगे आपको क्या दिशा दिखाई दे रही है? क्या इसमें एक तरह की कोशिशें या एक मत जो होना चाहिए वैश्विक लेवल पर, वो आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, विश्व स्तर पर एक जो बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है कि अमेरिका वापस आ गया है पेरिस एग्रीमेंट में। और अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन के आने के बाद से अमेरिका बहुत सक्रिय हो गया है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जॉन कैरी को, जो सारे विश्व में घूम रहे हैं, भारत भी आए थे। तो एक मुहिम बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि सारे देश, और ये सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी कहा है कि सारे देश अब अपना जो शिखर वर्ष है वो घोषित तो कई देशों ने कर दिया है। उसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया है नेट जीरो का, यानी जितना उत्सर्जन हो देश में वो उत्सर्जन उसी देश में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, सिक्वेस्ट्रेट कर दिया जाए। तो नेट जीरो होगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन अधिक नहीं होगा सिक्वेस्ट्रेशन से। तो अब इस पर एक दबाव बन रहा है सारे देशों के ऊपर, और विश्व के करीब 130 देशों ने अपना नेट जीरो का वर्ष घोषित कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी, अमेरिका ने भी लगभग घोषित कर दिया है, यहाँ तक कि चीन ने भी घोषित कर दिया है 2060 का वर्ष। भारत ने अभी तक घोषित नहीं किया है, ना ही भारत ने अपना चरम सीमा या शिखर वर्ष, जिसे पीक ईयर बोलते हैं, वो घोषित किया है अपने उत्सर्जन का। तो भारत पर इसका दबाव जरूर पड़ेगा और पड़ रहा है कि भारत भी ये इस तरह की घोषणा करे। दूसरा दबाव भारत पर पड़ रहा है कि भारत NDC को और ज्यादा एम्बिशियस बनाए और ज्यादा मजबूत बनाए। तो भारत ने वैसे ही बहुत ही मजबूत अपने NDC को दिया हुआ, जैसे मैंने कहा कि G20 देशों में सबसे मजबूत हमारे NDC है, लेकिन दबाव बन रहा है भारत के ऊपर कि और ज्यादा भारत, क्योंकि वैसा होता है कि जितना करते हैं उससे ज्यादा लोग बोलते हैं और भी करो फिर। तो जहां एक और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, लोग कहते हैं और आगे बढ़ो, ये भी करो। भारत की समस्या सबसे बड़ी यह है कि भारत के जो अपने ऊर्जा के स्रोत हैं वो बहुत कम है। हमारे पास कोयला है, ऑयल नहीं है। अमेरिका ने अपना उत्सर्जन कोयला से ऑयल पर स्थानांतरित करके अपना उत्सर्जन कम कर लिया है। चीन तो खैर अपना उत्सर्जन बढ़ा रहा है, वो उसकी अलग कहानी है। लेकिन भारत की समस्या यह है इस वक्त कि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी तो है, लेकिन एक बेस पावर होता है जिसके लिए हमें स्थायी पावर की जरूरत पड़ती है। वो इस वक्त कोल और ऑयल से हो रहा है, बहुत हल्का सा न्यूक्लियर से होता है। उसमें भारत को आगे काम करना होगा, एक टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। जैसा कि अश्विन जी ने कहा कि यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी में स्टोरेज की समस्या का समाधान कर लेते हैं, तब रिन्यूएबल एनर्जी से वो एक परेशानी जो है ऊपर नीचे होने की, उत्पादन कम और घटने और बढ़ने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें तैयार रहना होगा कि आज से लेकर जब ग्लासगो में मीटिंग होगी, यदि मीटिंग होती है, देखें कैसा होता है कि मीटिंग हो पाती है कि नहीं, वर्चुअल मीटिंग होती है, लेकिन जो भी हो दबाव बना रहेगा सारे देशों के ऊपर, विशेषकर भारत के ऊपर, जिसने कि ये दो लक्ष्य अपने नेट जीरो का और चरम सीमा का अभी घोषित नहीं किया है। ये दबाव भारत पर बना रहेगा। ठीक है रश्मि सर, इस बीच मैं इस बात का भी जिक्र करूंगी, फिर सवाल पे आऊंगी। जो रेलवे ने घोषणा की और कहा कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे होगी, और ये दावा रेलवे कर रहा है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम हो रहा है और 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। ये इसलिए भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है क्योंकि रेलवे जो है वो बहुत बड़ी लाइफलाइन है हमारे देश में, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कदम साबित होगी। अब मैं आती हूँ इस बात पे कि जिस तरह अपनी पॉलिसी लेवल पे चेंजेस की बात है या जिन बड़े कदमों की बात है,
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो या लेबर को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो। इसके अलावा अलग-अलग सेक्टर्स पर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम विकास के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण पर भी उतना हम फोकस कर पाएँ। क्योंकि मैं बार-बार चैलेंजेस की तरफ भी ध्यान देना चाह रही हूँ। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या अभी आपको लग रहा है कि और बड़े ऐसे कदम हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, लेकिन उस दिशा में अगर कुछ बाधाएँ आती दिख रही हैं, तो क्या आप मानते हैं फिलहाल आगे की दिशा आपकी नज़र में क्या है? और क्या हम उस स्थिति में हैं कि अपने जो साथी देश हैं उनकी भी मदद कर पाएँ और उन्हें भी एक दिशा दे पाएँ? धन्यवाद। जैसा मैंने कहा पर्यावरण संतुलन के लिए हमें कई तरह की नीतियों को अपनाना पड़ता है और अलग-अलग सेक्टर्स के लिए अलग-अलग जैसे ऊर्जा से संबंधित मामलों में हमें एनर्जी स्टोरेज पर ध्यान देना है, हमें हाइड्रोजन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज उद्योगों का जो उत्पादन है, वो इस बात पर निर्भर है कि वो कोयले की खपत या ऊर्जा की अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं, जो कोयले से पूरा होता है। तो उसके लिए स्थानापन्न हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन करीब 4 गुना महँगा है। तो उसकी एक तो टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेसिबल बनाना है, बिल्कुल। उसकी कॉस्ट को घटाना है। तो ये काम अगले हमें 30 से 40 वर्षों में होगा, क्योंकि ये तुरंत होने वाला काम नहीं है। ये और एनर्जी का जो भंडारण है, सोलर ऊर्जा तो हम अब कोल एनर्जी के मुकाबले कॉम्पिटिटिव हो गई है वेरिएबल कॉस्ट के मामले में, लेकिन उसका भंडारण संभव नहीं हो रहा है और बिना भंडारण के हम एनर्जी पीक की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस ऊर्जा के मामले में हैं और इस पर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इस पर हमें रिसर्च चाहिए और उसका डेवलपमेंट चाहिए। इसके लिए पैसा भी चाहिए, काफ़ी चाहिए, क्योंकि सोलर ऊर्जा कॉम्पिटिटिव तो है, लेकिन सोलर ऊर्जा का उत्पादन का स्केल भी बढ़ाना है। हमारी एनर्जी मॉडलिंग का जो एक ग्रुप है, उसने बताया है कि करीब 2050 तक अगर नेट ज़ीरो कॉस्ट का जो गोल है, जो इसका ज़िक्र दिलीप सिन्हा साहब कर रहे थे, अगर उसे पूरा करना है, तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है, आज अभी वो 100 गीगावाट पर है, उसे बढ़ाकर के 5000 गीगावाट तक ले जाना पड़ेगा और इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो ये कैसे संभव है? ये एक बड़ा चैलेंज है। हमारे सामने दूसरा बड़ा चैलेंज प्रदूषण का है, आपने इसका भी ज़िक्र किया था। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे कि बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में दिल्ली, बम्बई तो और उत्तर भारत की समस्या ही सबसे बड़ी है। दक्षिण भारत में ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है। ये उत्तर भारत की समस्या है, गैंजेटिक प्लेन्स की समस्या है, जो उद्योगों के अलावे मौसम पर हम मौसम के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्राकृतिक फेनोमेनन है, लेकिन उद्योगों से होता हुआ प्रदूषण को हम ज़रूर कम कर सकते हैं और इसके लिए हमें उन नीतियों में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस लानी है, जो अभी नहीं है। तीसरा है मैं बार-बार इस बात की तरफ लोगों का दिलाना चाहता हूँ, जो पानी बहुत बड़ी समस्या है हमारी। हमारी जनसंख्या विश्व की 17-18% जनसंख्या हमारे देश में है और पानी का संसाधन सिर्फ 4% है और आप हमारा 80% जो जल संसाधन है वो खेती में इस्तेमाल होता है। तो खेती में इस जल संसाधन को इस्तेमाल इस तरह से करना है कि हमारी उत्पादकता न घटे, लेकिन उसका वेस्टेज भी ना हो। तो इस पर एक बहुत बड़ी नीति की आवश्यकता है। नदियों और नहरों की जल स्तर आप देख रही हैं, वो लगातार घट रहा है, उनमें प्रदूषण बढ़ रहा है। उनमें एक मैनेजमेंट की आवश्यकता है और वेस्ट मैनेजमेंट और एक हमारी सबसे बड़ी समस्या है सारे शहरों में। हमारे जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगले 10 सालों के अंदर करीब 27 से 30 करोड़ लोग और ज़्यादा शहरों में आएँगे। तो ये प्रदूषण और बढ़ेगा, लेकिन वेस्ट के मैनेजमेंट की व्यवस्था अभी ठीक से नहीं हो रही है और ये भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। तो इसकी तरफ भी हमें बढ़ना है, इस तरह नीतियों में बदलाव करना है। बिल्कुल और इस बीच सिन्हा सर मैं जिस बात का ज़िक्र विदेश मंत्री ने भी किया है और वो कह रहे हैं ग्रीनर फॉरेन पॉलिसी इसका ज़िक्र कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी सिन्हा साहब से आपसे चर्चा करते वक़्त भी कहा कि क्या भारत अब स्थिति में है कि जो छोटे देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं या जिनकी तरफ मदद की आस से दूसरे देश देखते हैं, क्या स्थिति में भारत है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस तरह के चेंजेस लाए और एक ग्रीनर फॉरेन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बाकी देशों को भी मदद दे पाए, स्थिति में फिलहाल हम हैं?
अगर हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और हम इस परिस्थिति में हुए कि हमारे पास इतने संसाधन हो कि हम कम से कम अपने पड़ोसी देशों को मदद कर सकें। हमारे यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जो समुद्र के स्तर का ऊंचा उठने से ये जो साइक्लोन आ रहे हैं उनकी वजह से प्रताड़ित हैं। कुछ इलाके हिमालय में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नेपाल में भी या अन्य इलाकों में, उनके साथ कोऑपरेट करना, उनका सहयोग करना, ताकि उनके साथ हम मिलकर काम कर सकें, जिससे कि हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। इसमें थोड़ी समस्या तिब्बत के साथ लेकर के है, क्योंकि वहां पर कोऑपरेशन सहयोग कम होता है, लेकिन हमारे पास जो आसपास के जो हमारे देश हैं उनके साथ मिलकर हम अडेप्टेशन जो होता है, जिसमें कि ये जो जलवायु परिवर्तन का जो असर पड़ रहा है उससे हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकें। जैसे अभी साइक्लोन आया तो कुछ राज्यों में बहुत नुकसान हुआ, कुछ में कम हुआ, तो जहां कम हुआ हम उनसे सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या कदम उठाए थे जिससे कि उन राज्यों में नुकसान कम हुआ। और उसके अलावा फिर जैसे सोलर अलायंस है कि अन्य देश भी इससे लाभ उठा सकें और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अग्रसर हो सकें। तो इन सारे क्षेत्रों में हम सहयोग दे सकते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ और अन्य छोटे देशों के साथ भी। जितना हम सहयोग कर सकते हैं अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार हमें करना चाहिए। और बिल्कुल, जो हमारे ह्यूमन सेंट्रिक एंड इकोलॉजिकल फ्रेंडली प्रोग्रेस है, उसके जरिए कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर हम जो बड़े देश हैं उन्हें भी एक मैसेज दे सकते हैं कि कैसे इसको हासिल किया जा सकता है। और मदद के बारे में आपने जो बातें कही वो जाहिर तौर पर गौर करने लायक है। इसी के साथ समय यहीं पूरा हो रहा है, इसलिए सिन्हा सर, रश्मि सर, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस पर्यावरण दिवस पर जब महामारी के कहर कहीं ना कहीं हताश किया, तब प्रकृति एक तरफ से मुस्कुराई भी और हमें एक बेहतर कल के लिए लड़ने के लिए झकझोरा भी है। जाहिर तौर पर दुनिया के सभी देशों को, सभी राज्यों को और सभी राज्यों में भी हर व्यक्ति को पर्यावरण की मरम्मत के लिए अपना योगदान, अपना श्रमदान देना होगा और भूमिका निभानी होगी। भारत इस दिशा में एक पुख्ता रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं मानवता के अस्तित्व से जुड़ी जो ये लड़ाई है वो सभी देशों को तेज गति से अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर भी कर रही है और संदेश भी दे रही है, ताकि जल्द जो इसके नतीजे हैं वो भी हमें सामने देखने को मिले। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।